नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। दी सेक्रेटेरिएट में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं एक बार फिर अपने वीकली शो इकोनॉमी वॉच को लेकर। आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सीनियर कलीग जयंत राय चौधरी हैं और हमारे साथ महुआ वेंकटेश हैं। हम बात करेंगे अलग अलग विषयों पर। आज 4 मुख्य विषय हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या हो रहा है, भारत में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स में पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करने वाला है। स्टॉक मार्केट पर हम निगाह डालेंगे, जहां पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट की हालत कैसी है। एफआईआईस भाग रहे हैं, आ रहे हैं, बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में। और फाइनली हम देखेंगे रूपी के क्या हालात हैं, रूपी किन संकट से गुजर रहा है और डॉलर के मुकाबले रूपी की क्या हैसियत रह गई है। इन सब सारी विषयों पर आज बात करेंगे। Just to recap for our viewers, we are going to discuss the trade data, the geopolitical equations that are going to come out because of the attacks on the Houthis, and of course, the stock market and how the rupee is faring against the dollar. So, Pawan, will you start with the trade data, please? फरवरी में व्यापार का आंकड़ा मानो ऐसा एक पजल सा है। बाकी जो अब तक 6 महीने से जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें से ये आंकड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें नीचे उसको तह में जाने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है। जब आप छिछले तरीके से तस्वीर देखेंगे तो सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन जब गहराई में जाकर इसकी जांच करेंगे तो आने वाले खतरे की तरफ एक इशारा मैं समझता हूँ है। फरवरी में भारत का ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है। व्यापार घाटा, जिसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, 3 साल के सबसे निचले स्तर पर है। 14.05 बिलियन डॉलर के आसपास है। निर्यात में लगातार गिरावट चिंता का विषय है, सरकार के लिए भी, उद्योग जगत के लिए भी। व्यापार घाटा कम होना यानी ट्रेड डेफिसिट कम होना मोटे तौर पर माना जाता है कि अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है। इससे पता चलता है कि निर्यात की तुलना में आयात कम है, लेकिन फरवरी में निर्यात में गिरावट ने टेंशन बढ़ाई है। इसे ऐसे कई और इससे जो जुड़े एस्पेक्ट्स हैं ट्रेड से, इस पर हम बात करेंगे अपने सीनियर कलीग जयंत राय चौधरी से। ये जो ट्रेड का डेटा है जयंत, ये देखने में बड़ा सामान्य सा लगता है, जिससे हर महीने जो ट्रेड का डेटा रहा है 19-20 का फर्क हो सकता है, पर इसमें वो चीज़ें जो आप देख रहे हैं वो शायद औरों को नज़र नहीं आ रहा है। क्या अंडरलाइंग रीजंस हैं इसमें? देखिए पवन, आपने जो बोला वो सही है कि एक तो एक्सपोर्ट्स भी घटा है और दूसरा बात है इंपोर्ट भी घटा है। इंपोर्ट घटना लोग सोचते कि बहुत अच्छी बात है, हम कम निर्यात कर रहे हैं, पर ये एक्चुअली अच्छी बात नहीं है। मैं आपको कारण बताता हूँ। इंपोर्ट जैसे हमारा सिल्वर का 75% घटा है, सोने का 61.98 मतलब 62% घटा है। पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन्स ये 41.68% घटा है। तो मतलब ये हम क्यों इंपोर्ट करते हैं? हमारे यहाँ के लेडीज़ तो खरीदती ही हैं। उससे बड़ी बात है क्योंकि इससे इसको हम प्रोसेस करके बाहर बेचते हैं। तो मतलब हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी का व्यापार है वो मार खा रहा है। क्यों मार खा रहा है? क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर मार्केट्स हैं, आप अमेरिका पकड़िए या यूरोप पकड़िए, वहाँ पे बिक्री पार्टी उतनी नहीं हो रही है। वहाँ पे कंज्यूमर स्पेंडिंग घट गया है ट्रंप के आने से। साथ ही साथ में यूरोपियन यूनियन में आपने देखा है बहुत दिनों से मंदी तो नहीं पर मंदी की आलम चल रही थी। तो उसके दौरान जो ये हालात हुआ है, ये इस तरह के जो खरीदारी है, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, ये थोड़ा बहुत घटा है। एक हमारे लिए अच्छी खबर भी है इस सारे के अंदर, बल्कि मैं कहूँगा 2 अच्छी खबरें हैं। एक कि हमारा जो टेक्सटाइल अपैरल एक्सपोर्ट्स है, आरएमजी एक्सपोर्ट्स है, रेडीमेड गारमेंट जिसे कहते हैं, वो थोड़ा सा बढ़ा है, 4% के करीब करीब बढ़ा है। इसका मुख्य कारण ये है कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राज्य, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक सरकार की रद्दबदल हुई है, बहुत सारे गड़बड़ हुए हैं, फैक्ट्रियाँ जले हैं, कारखानाओं से ऑर्डर्स उठा के कहीं और दिया गया है, कुछ ऑर्डर्स हमारे यहाँ पे भी आ गए हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरी बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में हमने काफ़ी बढ़ोतरी की है और यहाँ पे 26.46% की हमारी एक्सपोर्ट्स में मुनाफा हुआ है, बढ़त हुई है। तो ये एक डेफिनेटली बहुत बड़ा बात है। पवन, अगर आप देखें, हमने जो टोटल हमारी जो एक्सपोर्ट्स हुई है मर्चेंडाइज और सर्विसेज मिला के, इस साल फरवरी में हमने 71.95 मतलब पकड़ लीजिए 72 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है।
पिछले साल से थोड़ा सा ज़्यादा है। पिछले साल 69.74 था, बहुत बड़ा नहीं है। पर इसमें अगर आप देखें सर्विसेज को हटा दो तो फिर हमने एक्चुअली हमारी घटती हुई है। हमारी एक्सपोर्ट्स पिछले साल फरवरी में 41.41 बिलियन डॉलर था, इस साल 36.91 बिलियन डॉलर, मतलब 27 पकड़ लीजिए। सीधा सीधा आपने 4 बिलियन डॉलर मतलब 10% की आपकी घटती हुई है एक्सपोर्ट्स में, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में जी। तो ये बढ़ोतरी आपको मिल रहा है, ये घटती आपको मिल रहा है, जबकि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा किया, जबकि आपने आरएमजी में अच्छा किया, जबकि आपने ऐसे कि चावल बेचने में भी आपने बढ़त दिखाई है। तो मतलब बाकी चीज़ें जो आप बेचते हैं वो ठीक से आपकी बिक्री नहीं हो पाई, मार्केट रेजिस्ट कर रहा है, हमारी बिक्री नहीं हो पा रही उतनी जितना हो सकती है। ये एक संकेत की घड़ी है, ये संकेत दे रहा है कि आगे जाके आपकी एक्सपोर्ट्स पे असर आ सकता है, खास तौर से अगर ट्रेड जिस तरह से उथल पुथल हो रही है, टैरिफ वॉर चल रही है, इससे अगर एक यूएसए हम पे टैरिफ लगाए तो हमारे लिए दिक्कत, सबसे बड़ी मार्केट है। दूसरा, अगर टैरिफ वॉर के चलते हुए यूरोपीय देश हमसे कम खरीदारी करे तो हमारे लिए दिक्कत है। तो इन सब को चलते हुए मुझे लगता है कि हमें अब वी हैव टू टेक स्टॉक एंड वी हैव टू सी how to push exports and where to push exports. Our traditional markets are the Gulf, USA, Europe, and to a certain extent East Asia, Japan, Korea, China. Should we now aim at Latin America? Should we now look at the growing African market, which is certainly, as Mo has kept saying, is one of the largest markets and is going to be the boom market of tomorrow. So are we going to concentrate on that? That's, I think, is the key question which our policymakers have to address in the days ahead. जैन तो कुछ और आंकड़ों, कुछ और डेटा थ्रो करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कहते हैं पेट्रोलियम निर्यात में 30% की गिरावट आई है, सोने के आयात में 60% से ज़्यादा की कमी है। अमेरिका ने 10 जनवरी को रूस के तेल व्यापार पर प्रतिबंध लगाए थे और उसका खामियाजा देख रहे हैं, उसका नतीजा देख रहे हैं। इसके बाद भारत के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट में भी भारी गिरावट आई। पेट्रोलियम आयात में 26% की कमी है। फरवरी में निर्यात लगभग 11% गिरावट के साथ करीब आप लगा लीजिए 37 बिलियन डॉलर के आसपास रहा। आयात में 16% की गिरावट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, यह भी पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय है, पूरी दुनिया की चिंता का विषय है। हम ये जानना चाहते हैं कि जब भारत ये कोशिश करेगा कि ऐसे मार्केट ढूंढने की जहाँ पे ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढा जाए एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, तो हम अकेले देश जैन तो नहीं होंगे, दुनिया के और बाकी देश हैं, वियतनाम है, चाइना है, मेक्सिको है, कनाडा है, वो सभी वो मार्केट देखेंगे। तो वो मार्केट एक ऑल्टरनेटिव मार्केट के तौर पे इंडिया के लिए बहुत डिविडेंड देने वाला होगा क्या, और या बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा तो आपको उस सूरत में भी प्राइस सेंसिटिव होना ये इशू है, और प्राइस एक बहुत बड़ा इशू है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपने सही फरमाया पवन जी। जो होता है कि एक तो हमें नए मार्केट में जाना है, तो वहाँ पे हमको प्राइस सेंसिटिव मार्केट होता है। अफ्रीका पकड़ लीजिए, लैटिन अमेरिका पकड़ लीजिए, प्राइस सेंसिटिविटी तो रहेगी क्योंकि ये भी हमारी तरह गरीब देश हैं। पर दो चीज़ें हमें खेलने पड़ेगा। एक तो प्राइस सेंसिटिविटी, हमें नए मार्केट में जाने पड़ेगा, वहाँ पे कम्पीट करेंगे। दूसरी बात है कि हम अपने आप को अपग्रेड करें। अगर हम टेक्सटाइल्स बना रहे हैं तो और बेहतरीन टेक्सटाइल्स बनाएं, ताकि हमारे जो निश मार्केट्स हैं अमीर देशों में, अमेरिका हुआ जहाँ पे बिक्री पार्टी कम हो रही है परंतु अमीर तो कम नहीं खरीदारी कर रहे हैं, तो वो मार्केट में हम अगर टारगेट करें तो वहाँ पे हमारे लिए बाजार खुला रहेगा। दूसरी बात है, अफ्रीका में जहाँ तक सवाल है, वहाँ पे हमें एक एडवांटेज है क्योंकि हमारी इंडियन डायस्पोरा अफ्रीका में बहुत दिनों से, बहुत दिन मैं कहूँगा कि सेंचुरी से रह रही है। इथियोपिया पकड़ लीजिए, तांजानिया पकड़ लीजिए, युगांडा पकड़ लीजिए। अंग्रेज़ के वक्त में तो इंडियंस गए ही हैं और वहाँ पे बसे हैं। उससे भी पहले हमारे व्यापार गुजरात से, महाराष्ट्र से, कोचीन से गए हैं, व्यापारी वहाँ पे सेटल किए हैं। ज़ांज़ीबर में इंडियन कम्युनिटी करीबन 1000 साल पुराना है। तो ये जो इंडियंस हैं, इनका एक ट्रेड लिंकेज है मदर कंट्री के साथ, मतलब भारतवर्ष के साथ, और उनको पेनेट्रेट करना इन अफ्रीका में, हमें पेनेट्रेट करना उसलिए आसान है। चीनी जो है वो अब जाके अफ्रीका में पेनेट्रेट कर पा रहे हैं, उनके लिए नया सीख है। बाकी जो खिलाड़ी हैं, आप वियतनाम के नाम ले रहे हैं, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, इनको अफ्रीकन मार्केट को डिस्कवर करने पड़ेगा।
जैसे हमारे लिए लैटिन अमेरिका एक डिस्कवरी है। हम लैटिन अमेरिकन मार्केट में हमारी बहुत कम कंपनियां जाके खेली है। पर एक और मज़ेदार चीज़ है, मज़ेदार तो नहीं कहूँगा, दुखद चीज़ है कि हूतीस का जो जंग चल रहा था मिडिल ईस्ट में, वो जंग अभी भी जारी है, बल्कि वो बढ़ चुका है। पिछले हफ्ते अमेरिका ने हूतीस पे एक स्ट्राइक ऑर्डर किया, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से, मेरे ख्याल से इस हफ्ते में फिर से उन्होंने स्ट्राइक किया है। ईरान के भी जहाज पे सुना गया है कि एक सिग्नेट जहाज में, मतलब सिग्नल इंटेलिजेंस वाली जहाज पे उन्होंने आक्रमण किया है। अब इससे हूतीस को दबाव है, पर दबाव होने पे भी वो ऐसा खूंखार एक ग्रुप है कह सकते हैं, जो यमन में बेस्ड है, उन्होंने अपनी आक्रमण और बढ़ा दी है। इसी हफ्ते में 2 और अमेरिकी जहाज़ों में उन्होंने हमला बोल दिया। पिछले अगर आप देखें अक्टूबर 2023 से लेके पिछले साल तक अगर आप देखें, उन्होंने 60 जहाज़ों पे आक्रमण किया था। तो ये जो लगातार ये लगाए जा रहे हैं, आक्रमण किए जा रहे हैं, ये जो शिपिंग कॉस्ट है उसको बढ़ा रहा है, क्योंकि लोग रेड सी से, सुएज कैनाल से जैसे जाते हैं भारतवर्ष से या चीन से अमेरिका या यूरोप की तरफ, वो रूट ले नहीं पा रहे, वो लंबा रूट ले रहे हैं, साउथ अफ्रीका से होते हुए, केप ऑफ गुड होप होते हुए। इससे खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरी बात है, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा दिया है कि आपका जहाज को आक्रमण हो सकता है, हम आपकी इंश्योरेंस अगर कल 10 टका में कर रहे थे, 100 पे 10 टका लगा रहे, तो अब हम 12 टका बोल ही देंगे। तो ये खर्चा जो बढ़ रहा है, इससे आपका एक्सपोर्ट्स और दामी हो जा रहा है और कॉस्टलियर हो जा रहा है, और आपकी जो वहाँ पे बिक्री, एंड में जो बिक्री होती थी वो घट जा रहा है। हम बात कर रहे थे हूतीस की, हम बात कर रहे थे एक्सपोर्ट्स की। अब महुआ के पास जाते हैं। महुआ, आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री आप खास तौर से नज़र लगाए रखते हो। स्टॉक मार्केट की तो हालत बहुत अच्छी नहीं है ना। और दूसरी बात यह है कि रुपया का भी दाम कुछ ज़्यादा ही नीचे की तरफ जा रहा है। आप कैसे देख रहे हो बाजार को? You're right, John. So if you look at the stock market volatility, it's significantly risen. I mean, in September, if you go by just pure data, in September, Sensex touched an all-time high. It just fell short of the 86,000 points. Today, if you look at Sensex, it's at, on an average, it is lower than 7,000 points. I mean, on an average. So you can imagine how it's sort of come down in just a few months. Now, if you look at FIIs, they've been pulling out, they've been net sellers in 2024-25, and of course, if you go into a bit of analysis, you'll realize from the time Donald Trump's, it was announced that Donald Trump is going to be the next President of United States, and with this threat of reciprocal tariff leading to an all-out trade war, that's created a stir, we all know. And naturally the FIIs have been aggressively pulling out. At the same time, we've seen the last 3 months, the mutual funds, the SIP contribution has also sort of been not very handsome, not very satisfactory. In fact, the numbers have been dropping for the last 3 months, which actually is a reflection of how people are probably not very confident in putting in their money in the stock market. Of course, if you see the last 2 days data, there has been some improvement, and we've seen FIIs turning into net buyers again. But well, 2 days or 7 days is hardly anything to really draw any conclusion. So let's see how it pans out, but at the same time, with the kind of geopolitical, geoeconomic risks we are seeing today, it's probably going to be a tough terrain going ahead. And you know, you were talking about the oil prices, you were talking about the rupee. You know, we've seen how this has affected the valuation of the rupee. Rupee dollar has significantly been impacted because of the FII sellout. Now, I'll tell you how. RBI has been aggressively intervening to prop up the rupee after the FII sellout. You know, RBI has had to step in. Of course, if you look at the data in February, the Indian rupee didn't touch, thankfully. It was just short of 88 to $1. Now today, of course, it has recovered significantly. It is at around 86.5. But if you compare it with April 2024, we are going to be in April in the next few days.
we are at a 86.5 level, whereas exactly a year ago we were about 83 to a dollar. Now you know, Joyanto, how the rupee dollar would impact oil prices and how that's going to have huge implications on the Indian economy. Can you explain a little more as to how this will sort of impact our macroeconomic dynamics? Yes. So Mahua, we were discussing and you did point out that the rupee has been falling and that makes some impact on oil prices. Even though the oil prices remain steady, which it hasn't remained steady for, by the way, you actually end up spending more to buy a barrel of oil because you have to spend more rupees in buying it. If it remains at $70, then because your rupee value has fallen from 68 to 86, you spend more rupees. That's one thing. The second thing is the oil prices have been firming up slowly, not too much, but it has been firming up from $64. Some weeks back, it is now about $70. So that's a lot more. And Brent futures says that in May it's going to be $71 to $72 again. So why is that happening? One, despite the OPEC deciding that they are going to produce more crude oil, despite that, because of the Houthi attack, because of the chances of a conflagration in the Middle East, where Iran and USA or Iran and Israel might start clashing once more, people are firming up their oil prices and are building up oil reserves. Now, while this is not good news for those who buy oil like India or for China, it is good news for two sets of people. One, refiners, and we have a lot of refineries in India which buy oil from abroad, process it and then sell it back. So those refineries are going to gain from it. The other is those who are into shale oil. The United States of America is into shale oil, and if the prices climb, shale oil people are going to be winners because shale oil is costlier to extract, and at lower rates, say $60 or so, shale oil doesn't make much sense. But if it goes up to around $70, $75, then it does make a little bit more of economic sense. The other thing, Mahua, you will agree with me that the RBI is under a lot of pressure. On the one hand, it has to go in for reducing interest rates in order to beat inflation, in order to prop up growth rather. And on the other hand, it has to keep intervening in the market to prop up the rupee or to prop up the rupee dollar rate rather. This is what is called, the impossible trinity. You have to do too many things. You're maintaining something, you're maintaining something else. It's a tough call for the RBI. So Mr. Shaktikant Das's successor is really going to have his hands full. So Joyanto, you're absolutely right. It's not an easy time for the Reserve Bank of India. And it's the new governor, Sanjay Malhotra, he said that he's going to be extremely watchful of the situation. At the same time, if you've seen, this aggressive intervention to prop up the rupee or to cushion the rupee has created a liquidity crunch in the system. Now, what is this liquidity crunch leading to? It's leading to a sort of fall in investments, which is extremely important at this crucial juncture, especially to prop up growth. Economic growth has not been growing at a level that our policymakers would be hoping for, and this liquidity crunch is going to affect the MSMEs the most because they have been facing various other challenges because of these geopolitical problems, geoeconomic problems, and with this kind of liquidity crunch, in fact, an SBI report had indicated that in February alone, the liquidity shortage would be to the tune of 1 lakh crore rupees, which is huge. Of course, the RBI has stepped in, it has injected liquidity, exactly what the SBI report had suggested, but going ahead, it has to keep a very, very watchful outlook. It has to keep an eye on the market, on the liquidity situation to ensure that there is no liquidity crunch, and at the same time, banks need that cash, need that money to be able, they need to lend it to the investors, to companies. With that, we come to the close of this episode of Economy Watch. Thank you for watching and see you next time.